प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सांगली, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना समय का नुकसान किए। सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से। आपका परिचय करा देता हूँ। व्यक्ति का जन्म हुआ श्रावण माह में। ऐसे लोग धीर और गंभीर होते हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले होते हैं। ये किसी भी प्रकार से अराजक माहौल में अपने आप को नहीं देख पाते। इन्हें सुरक्षा चाहिए और निश्चिंतता चाहिए। साथ ही साथ दिमाग में बहुत सारे ख्याल बनते रहते हैं। दक्षिणायन में जन्म होने से शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों का बल बढ़ता है या इनकी प्रबलता बढ़ जाने के कारण जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष भी देखने को मिलता है। बाल्यकाल में कष्ट होता है, मध्यावस्था में थोड़ा सुख मिलता है, उसके बाद बुढ़ापे में वापस सुख और दुख का मिलना। शारीरिक दुख होता है पर वैसे मानसिक सुख मिला रहता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को आगे भी जीवन पर्यंत धन देने वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी, त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और होते हैं इस कुंडली के दशम स्थान के अधिपति। मित्र की राशि में बैठे हैं। उसका डिस्पोजिटर प्लेनेट गुरु नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल के केंद्र में होने के कारण हो रहा है। दशम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। शुभग्रह होकर के राहु के संपर्क में है, लेकिन वहां पे ऐसा कोई विषदोष या ग्रहण दोष जैसी कोई बात बन नहीं रही है। लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष उसका पराक्रम करता हुआ देखा जाता है। लग्नेश का लाभ भाव में जाना अपने आप में एक राजयोग है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र होता है, पर इसके स्वामी देवता वरुण देवता होते हैं। तो ऐसे लोग जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं, उन्हें वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ ओम अद्भ्यो नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। श्वेत चंदन शिव जी पे अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा के साथ साथ पीपल के वृक्ष के जड़ की सफाई करनी चाहिए। बजरंगबली को पीपल के पत्ते की माला भी अर्पित करनी चाहिए। सरसों तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रत्येक दिन स्वयं से जलाना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ओम अद्भ्यो नमः। साथ ही साथ कपास के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए रविवार को। प्रीति योग में जन्मा है व्यक्ति, इस वजह से प्रेम करने वाला होगा। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण है, इस वजह से ईर्ष्या, द्वेष, छल, थोड़ा बहुत कपट है, ये क्रोध भी है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति है, बार बार चीजों को, एक ही गलती को बार बार करने की आदत भी है। मतलब ये क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण है। दाम्पत्य ठीक बीतता दिख रहा है। ये कुंडली मंगलिक है, पर केंद्र में गुरु के होने के कारण थोड़े बहुत प्रभावों में कमजोरी आ जाएगी। वैसे लग्न का मान 3 अंश का है। लग्न 3 अंश का बना है। लग्नेश एकादशवें भाव में, केंद्र में गुरु, केंद्र में सूर्य, बुध और मंगल, केंद्र में 4 घर, केंद्र के 3 घर 4 ग्रहों से भरे पड़े हैं। जहां लाभ भाव के अधिपति की युति जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति के साथ बनकर के महाधनी योग बना रहे हैं। नवम भाव का संबंध जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति के साथ हो रहा है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी शनि के ऊपर दशम भाव के स्वामी चंद्रमा की दृष्टि है। इस कुंडली के लिए 6वें भाव के स्वामी के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी होकर के नीच के बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि त्रिषडायेश अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। गुरु का नीच भंग राजयोग मंगल के कारण, सूर्य और बुध का धन लाभ योग, शनि और चंद्रमा का राजयोग, उसके बाद जन्म कुंडली के 4th भाव और जन्म कुंडली के 5म भाव के स्वामी होकर के शनि का 9वें भाव में बैठना माता का सुख, जबकि पिता से कभी कभी मतभेद या पिता के दुख से दुखी होने वाला भी व्यक्ति होता है। इस वजह से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहां भी 7 नंबर लिखा है, यहां भी 7 नंबर लिखा है। यहां चंद्रमा 9 नंबर में बैठे हैं, यहां 7 नंबर में बैठे हैं, पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं। और मैंने क्या बात कही है, वर्गोत्तमो तत् स्वनवांसकास्तु। ग्रह वर्गोत्तम हो, लग्न वर्गोत्तम हो, तो ये अपने आप में सर्वोत्तम हो जाता है।
कुंडली के सारे भाव एक तरफ, सारे ग्रह एक तरफ, सारे ऊंचे ग्रह एक तरफ, और जन्म कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम, लग्न वर्गोत्तम, तो वो एकमात्र अच्छाई सारी अच्छाइयों पे भारी पड़ती है और सभी बुराइयों का दमन कर देती है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का सबसे अच्छा पक्ष ये है कि कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है। यहां भी केंद्र में गुरु है, यहां भी केंद्र में गुरु है। यहां सूर्य और बुध दशम भाव में बैठे हैं, यहां बुध एकादशवें भाव में धन की स्थिति को बढ़ाएंगे। यहां पे सूर्य कुंभ राशि में बैठे हैं, यहां वो कर्क राशि में बैठे हैं। इस वजह से थोड़े बहुत अनुभव दाम्पत्य में या पत्नी के स्वास्थ्य से व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। यहां मंगल मेष राशि में, यहां वृष राशि में जा रहे हैं, धनदायक हो रहे हैं। यहां पे राहु धनु राशि में बैठ रहे हैं, यहां सिंह राशि में यशमान पद प्रतिष्ठा अपने दशा काल में 13 अंश के बैठे हैं, तो ये भी देंगे। तो कुल मिलाकर के कुंडली में ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी बन रही है। उसके बाद जरा देखें तो दशमांशा चक्र में शनि का केंद्र में होना, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ को देखना, ये संपत्ति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के लगन अपने पिता से ज्यादा व्यक्ति सफलता अर्जित करता है। शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं मंगल के साथ, जो जन्म कुंडली के लग्नेश होते हैं, तो व्यक्ति कल को अपना व्यापार करना चाहे, व्यापार में कुछ भी बदलाव करना चाहे तो कर सकता है। बुध शुक्र और मंगल का यहां बैठना ये प्रबल व्यापारिक योग लगाएंगे। उसके बाद जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति मंगल का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, लग्नेश और षष्ठेश होकर के लग्न को देखने से कारोबार के प्रति व्यक्ति की नियत बुद्धि अच्छी रहती है। गुरु यहां भी नीच के हैं, यहां मेष राशि में बैठे हैं, यहां नीच के हैं, यहां पे वो जन्म कुंडली के धनेश होकर के बैठे हैं। चंद्रमा का संपर्क बन रहा है, तो गुरु धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का संबंध बना। जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सिद्धांत कुंडली में लागू हो रहा है। कैसे? लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी और एकादशवें भाव के स्वामी एक साथ बैठ गए, ये अपने आप में राजयोग हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि और जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी चंद्रमा, ये दोनों एक दूसरे को देख लिए, ये अपने आप में राजयोग हो गया, जो व्यक्ति को धन और मान प्रतिष्ठा देगा। यहाँ पे जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी गुरु और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी चंद्रमा, यहां भी पंचमेश और नवमेश का संबंध बना, यहां भी पंचमेश और दशमेश का संबंध बना था, नवमेश और एकादशेश का संबंध बना था। अब जरा ध्यान से देखिए, तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव स्वतंत्र है और सुरक्षित है। यहां पे जन्म कुंडली का सप्तम भाव स्वतंत्र है और सुरक्षित है। यहां पे शुक्र और शनि बैठ करके विवाह को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं और विवाह तोड़ने में व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं होता। यहां पे भाग्य भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, यहां पे भाग्य भाव के स्वामी का केंद्र में बैठना, धर्म कर्माधिपति केंद्र त्रिकोण, दो राजयोग बन गए। यहां पे भाग्य भाव के स्वामी का बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है, जो ऊंची दार्शनिकता वाली दाम्पत्य की स्थिति लेके जाते हैं। यहां मंगल जो बैठे हैं, ये जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। छठवें भाव के स्वामी का सप्तम में आना और सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम में जाना, ये गड़बड़ी है। इसका अर्थ होगा कि गुरु और मंगल जब कभी एक्टिव होंगे तो दाम्पत्य में कमजोरी होगी या पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ यहां पे अगर जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी लग्न में है, दशम भाव के स्वामी लग्न में है, दशम भाव के स्वामी तृतीय में है पर राहु के साथ है, इस वजह से व्यक्ति अपने कारोबार में खूब ऊंची सफलता अर्जित करता है, पर थोड़े बहुत संशयों के साथ उसका कारोबार आगे चलता है। मतलब वो अपने कारोबार को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेगा। ये ग्रह की कुछ स्थिति हो गई। लग्न का मान जन्म कुंडली में 3 अंश का बना है, इसे और भी प्रबुद्ध हो सकता था, ये और भी अच्छा हो सकता था, पर लग्न अभी शुरू ही हुआ है और तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, ये अपने आप में ही महान और सबसे महान राजयोग होगा। कैसे? लग्न के अधिपति अगर कोई भी ग्रह बनते हो, अगर एकादशवें भाव से संबंध बना लेते हो, तो ये सर्वोत्कृष्ट होते हैं, व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो लग्न के अधिपति के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। शनि देख रहे हैं, जो जन्म कुंडली के पंचम और चतुर्थ भाव के योग कारक ग्रह होते हैं। लग्नेश पे किसकी दृष्टि पड़ गई? शुक्र के ऊपर शनि की। लग्न पे किसकी दृष्टि पड़ गई? केतु की। लग्न पे किसकी दृष्टि पड़ गई? मंगल की। तो लग्न पे मंगल और केतु की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति अनुभवों के साथ आगे बढ़ेगा, और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि हो जाने से परिणाम देर से मिलेंगे, या व्यक्ति थोड़ा गंभीर नेचर वाला होगा, पतले छरहरे बदन का होगा, या वक्त के हिसाब से उसका वजन घटता बढ़ता रहता है। नवमांश चक्र में गुरु की दृष्टि लग्न में चंद्रमा की स्थिति का बनना व्यक्ति को स्थूल शरीर का बनाता है। ऐसी बात है, दांतों की बीमारियां, पेट की बीमारियां कई बार व्यक्ति को परेशान करती हैं। कमर के नीचे के जो अंग होते हैं उसमें कई बार समस्या होती है। इतनी सारी बातें हैं। तो मैंने आपको ये बात अब बताई है। अब इस कुंडली पे ग्रहों के अंशों पे आपका ध्यान लेके आता हूं।
अब यहां से बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं और उनका बलवान और अच्छा बैठना कुंडली में जातक के लिए लाभदायक, भाग्य की वृद्धि करने वाला, संतान, विवाह को एक अच्छा नेचर देने वाला, कम्युनिकेशन को बेहतर करने वाला आदि आदि चीजें दे जाते हैं। गंभीरता मिल जाती है, एक अच्छा नेचर मिल जाता है, न्यायप्रियता मिल जाती है, धर्म जीवन में होता है, भाग्य का सुख मिल जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर वो केतु के साथ हैं तो अब जब जन्म कुंडली के पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति केतु के साथ होंगे तो दो नेगेटिव परिणाम देंगे। क्या देंगे? एक, पहला, माता को रोगी बनाएंगे। दूसरा, व्यक्ति के मन, बुद्धि, विद्या, विवेक को इमोशनल बना करके व्यक्ति को नुकसान में लेके जाएंगे। तो जब कभी शनि और केतु एक्टिव हो तो कई बार ऐसा कमजोर पक्ष दिखेगा। सूर्य और बुध यहाँ 100% बहुत अच्छे हैं, इनकी युति भी अच्छी है और इनके संबंध भी अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिल जाती है, भवन, भूमि, वाहन आदि में इन दोनों ग्रहों की दशाएं आपके काम आ जाती हैं। साथ ही साथ इस ग्रह से दशम स्थान में मंगल स्वग्रही बैठ करके सूर्य और बुध का भी बल बढ़ा रहे हैं और मंगल की दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है नीच की, जिसके स्वामी राहु के संपर्क में बैठ करके व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं। और जब कभी थोड़े बहुत मंगल की दशा में निर्णय गलत होगा करियर को लेकर के तो वो इसलिए होगा क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि यहां प्राप्त हो रही है। पर गुरु की उच्च दृष्टि के कारण जैसे ही मंगल में गुरु का अंतर प्रत्यंतर आएगा तो चीजें फिर इवैल्यूएट करेंगी और जातक के पक्ष में काम करने लगेंगे। गुरु अच्छे हैं, मैं इन्हें खराब नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी स्थिति में है। एक पक्ष और भी जो सबसे ज्यादा अच्छा बना है कुंडली में कि चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपने माता और पिता की खूब सेवा करने वाला होता है। ऐसा जातक श्रवण कुमार की भांति अपने माता और पिता की सेवा करता है। सूर्य जन्म कुंडली में 24 अंश के बैठे हैं, आत्मकारक तो नहीं होंगे, अमात्य कारक होंगे आश्लेषा नक्षत्र में। तो ये व्यक्ति के जीवन में अनुभव देंगे और व्यक्ति फेल्योर भी देखता है जीवन में, पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा फिर भी बनी रहती है। कभी भी सरकारी संपत्ति से, सरकारी संस्थाओं से, सरकारी एजेंसियों से व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि राजनीति वगैरह से उसको कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाता है, नेताओं से भी। चरित्र बल बहुत अच्छा होता है, दर्शन बहुत अच्छा होता है, नैतिकीय पतन नहीं होता है, दार्शनिकता बनी रहती है, न्यायप्रियता अच्छी होती है, व्यक्ति पे आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, उसका कृतज्ञ होना, भगवान में विश्वास, बड़ों का सम्मान करना, समाज में आदरणीय होना, प्रणेता बनना, प्रेरणा का स्रोत होना, ये सब गुरु, सूर्य और बुध के कारण हो रहा है। चंद्रमा जन्म कुंडली में 22 अंश के बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और व्यक्ति को सुंदर बुद्धि का बना रहे हैं। कम्युनिकेशन व्यक्ति का कभी खराब नहीं है, वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, अपने काम पे उसका विश्वास होना चाहिए। थोड़े बहुत डिमोटिवेशन में जो बातें आती हैं वो चंद्रमा और राहु के संपर्क में आने के कारण होती है। मंगल जन्म कुंडली में इस कुंडली के मारक होते हैं द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के, राहु से संपर्क में है। तो मंगल क्या कहा शास्त्र में? सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदित सुधी। जन्म कुंडली के मंगल अगर सप्तम भाव में हो या जन्म कुंडली का सप्तमेश या द्वितीयेश अगर पाप ग्रहों के संपर्क में आते हो तो वो मारक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल सप्तम में बैठे हैं, राहु से दृष्ट है, उनसे दशम स्थान का प्रभाव गुरु कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से मंगल में गुरु का अंदर न्यूट्रल जाएगा परिणाम, मतलब बहुत ज्यादा गुरु में मंगल जब आएंगे तो सामान्य परिणाम जाएगा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। पर ये मंगल और राहु की दृष्टि के कारण मंगल और राहु की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में मारकेश का काम करेगी। उसके बाद जन्म कुंडली में रोगेश जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे राहु और चंद्रमा बैठे हैं। तो गुरु की दशा माता को रोगी बनाएगी, केतु की दशा भी माता को रोगी बनाएगी। तो ये आपकी कुंडली के मंगल हो गए। अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं दार कारक होकर के, ये सामान्यतः एक अच्छी एनर्जी वाला दाम्पत्य देते हैं और एक बहुत अच्छा क्रिएटिव दाम्पत्य देते हैं, जहां व्यक्ति सामने वाले को समझ रहा है और सामने वाला भी व्यक्ति को समझ रहा है। बुधदेव जन्म कुंडली में 6 अंश के बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास जो धर्म है, जो चरित्रवान होने का गुण है, जो ज्ञान है, जो व्यापार है, जो समझ है, जो तर्क है, ये सब बुध की दशा में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं जितने भी फल बता रहा हूं ये ग्रहों की दशाओं में और भी ज्यादा बढ़ने के योग बन जाएंगे। मतलब ग्रह जैसे एक्टिव होगा तो अपनी दशा काल में वो उस तरीके का परिणाम देने लगेगा जैसा मैं बता रहा हूं। बुध देव गुरु से प्रभावित हैं और मंगल से प्रभावित हैं और उनके ठीक पीछे शनि केतु बैठे हैं। तो बुध में शनि केतु का अंतर और बुध में मंगल का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है, जबकि बुध में राहु और चंद्रमा का अंतर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है या गलत निर्णयों के कारण गड़बड़ी होगी। पर बुध में सूर्य, बुध में गुरु और बुध में शुक्र की दशाएं काफी हद तक लाभ देने वाली हो जाएंगी। धनमान, प्रतिष्ठा, आभूषण, वाणी का सुख, व्यापार का सुख, इन सभी चीजों में वृद्धि होगी।
देवगुरु बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में 12 अंश के बैठे हैं। सूर्य और बुध का प्रभाव है, उनके ऊपर और किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली में नौकरी और पिता से सुख देंगे, पर पिता से लाभ बड़ा कम होता है। सुख मिलेगा उनका आशीर्वाद, पर व्यक्ति अपने पिता के काम को आगे बढ़ा सकता है, पूर्वजों के काम को भी आगे बढ़ा सकता है। नौकरी में भी व्यक्ति को होते देखा जाता है, या कई बार व्यक्ति अपने कुल खानदान के काम को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो भी बात बन जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी जब कभी भी चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम स्थान को देखते हैं तो कुछ ऐसा ही परिणाम देते हैं, और खास करके श्रवण नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति के व्यापारिक दृष्टिकोण को और भी ज्यादा एक अच्छा नेचर दे देते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के 11वें भाव में, सबसे अच्छी बात आपकी कुंडली में शुक्र ही बैठे हैं, और सूर्य दिग्बली अगर नहीं होते तो और भी खराब हो जाते। लेकिन शुक्र लग्नेश होकर के 11वें भाव में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य दशम स्थान में दिग्बली, गुरु का प्रभाव, इस कारण से इस कुंडली का बल शुक्र पे निर्भर कर रहा है, गुरु के ऊपर निर्भर कर रहा है, सूर्य और बुध के ऊपर निर्भर कर रहा है। शनि का प्रभाव भी मैं कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर नहीं कर रहा। तो शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में आपकी इच्छाओं की पूर्ति, मन मुताबिक परिणाम देने की स्थिति लेके जा रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में 7 अंश के बैठे हैं। राहु और चंद्रमा का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति के पास पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा। वो अपने पूर्वजों के कृत्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। कोई भी ऐसा काम उसके जीवन में नहीं घटित होगा जिसके कारण समाज में उसकी किरकिरी हो या पूर्वज उसे शाप दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यक्ति दान पुण्य पूजा पाठ इन सभी चीजों में विश्वास रखने वाला होता है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने की बुद्धि रखने वाला भी होता है। केतु के संपर्क में होने के कारण कभी कभी भाग्य में संघर्ष देखने को सामान्यतः मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पंचमेश होकर के 9वें भाव में बैठे हैं तो ये त्रिकोण का संबंध अगर त्रिकोण से हो जाता है तो कुंडली को अतिरिक्त बल मिल जाता है। राहु आपकी कुंडली के 3रे भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो दशमेश के साथ जब कभी भी राहु का संबंध होगा तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को ऊंचा लेके जाएंगे। और राहु में चंद्रमा व्यक्ति को जीवट, मेहनती और संघर्षों से आगे बढ़ जाने वाला बना देंगे। जबकि राहु 3रे भाव में बैठे हैं तो कभी कभी भाई बहनों से मतभेद होगा, अपने पराक्रम पे विश्वास कम होगा, कम्युनिकेशन कम होगा, भाइयों से मतभेद, यात्रा में कमजोरी या यात्रा में कष्ट होगा, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। या राहु की दशा में कई बार भाइयों को दुख होता है, तकलीफें होती हैं, तो ऐसा राहु और चंद्रमा के संपर्क में होगा। अब मैं बात बताता हूं, 9वें भाव में केतु बहुत उत्तम होते हैं, पर 9वें भाव के राहु और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। सामान्य बात है कि जन्म कुंडली में आप जब विचार करें तो यहां पे 2 मित्र बैठे हैं, यहां पे गुरु मंगल की राशि में, जिस राशि में मंगल बैठे हैं उसका अधिपति अपने मित्र के साथ बैठा है, और जिस राशि में शुक्र अष्टमेश होकर के बैठे हैं गुरु उनको देख रहे हैं। शुक्र और शनि जैसे 2 परम मित्र विवाह को एक अच्छा नेचर देते हैं। दशमांश चक्र में गुरु और चंद्रमा का बैठना, शनि का बैठना, सूर्य का बैठना, ये जो स्थिति है दशमांश चक्र को, मेरे कहने का अर्थ यह है कि दशमांश चक्र में जो ग्रह बैठे हैं वो इतना ज्यादा सटीक बैठे हैं कि आनंददायक स्थिति जन्म कुंडली में गुरु का हो, शुक्र का हो, बुध का हो, मंगल का हो, चंद्रमा का हो, सूर्य का हो, सारे ग्रह अच्छे हो जा रहे हैं सिवाय यहां पे राहु के। मतलब राहु की दशा में कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, कारोबार को लेकर के परेशानी हो, कंपटीशन बढ़ जाए, मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता बढ़ जाए, ऐसा निर्णय देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी कुंडली के नक्षत्र थे। अब एक लाइन की अगर बात करें तो सूर्य आपको तार्किक बना रहे हैं, और जहां दिमाग नहीं लगाना है कई बार व्यक्ति वहां भी दिमाग लगा रहा है, जहां क्रोध करना है कई बार व्यक्ति वहां क्रोध नहीं कर रहा, जहां जल्दबाजी दिखानी है कई बार व्यक्ति वहां शांत है। ऐसा चंद्रमा आपको इमोशनल बना रहे हैं और सुंदर बना रहे हैं, मंगल आपको अनुभवी बना रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में, बुध आपको कृतज्ञ बना रहे हैं, पूजा पाठ करने वाला, ब्राह्मणों में आदर, गायों की श्रद्धा, गुरुजनों का विश्वास अर्जित करने वाला। देवगुरु बृहस्पति आपको इमोशनल और शांति प्रिय बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में आपको क्या बोलते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, तो इस आधार पर आपके अंदर चीजों को प्राप्त करने की और लालसा पैदा कर रहे हैं। जबकि शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी लक्ष्यों का निर्धारण कर रहे हैं और कई बार तीर्थ और दर्शन में दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। राहुदेव आपको मेहनती बना रहे हैं और कई बार संघर्ष जीवन में दे रहे हैं, जबकि केतु आपको धार्मिक और दानी बना रहे हैं। तो ये ग्रहों के नक्षत्र का प्रभाव था। अब मैं आपको अष्टक वर्ग में आपका ध्यान लेके आता हूं। इस कुंडली में निर्णयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यक्तित्व को और भी ज्यादा शांत और गंभीर करने की बात होगी। इसके बाद इस कुंडली में कोई लंबी बीमारी का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, मृत्यु सुखद होगी, परिवार के मध्य होगी और स्थिर मृत्यु होगी। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली में, सूर्य बलवान दिखाई दे रहे हैं, इस आधार पर व्यक्ति देवलोक से आया है और उसी लोक में वापस जाएगा।
जो वराह मिहिर के सिद्धांत है। वाणी ठीक है, इस पे हम काम कर सकते हैं, कड़वा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार सर्वोत्तम रहेगा। आगे व्यापार में अगर बदलाव करना हो तो 2028 के मार्च के बाद आप 100% व्यापार बदल सकते हैं या उसी व्यापार को और धन लगा करके बेहतर कर सकते हैं। पराक्रम हमारा ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा परिणाम हमें थोड़े कंफ्यूजन के साथ मिल रहा है। ये कुंडली संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सामान्य रहेगी, पर हाँ निश्चित रूप से बच्चों के बल पे संपत्ति अच्छी खासी इकट्ठी हो जाएगी या व्यक्ति अपने संतान को थोड़े बहुत संपत्ति देकर जाएगा। इस कुंडली में प्रेम और भी ज्यादा देने की आवश्यकता है, तभी और भी ज्यादा प्रेम प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में व्यापार 100% अच्छा है और ये कुंडली व्यापार ही करेगी। व्यापार के अतिरिक्त और भी किसी चीज के बारे में कोई विचार नहीं करना है। आपकी नियत बुद्धि अच्छी है, आप विचार अच्छा रखते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपकी व्यवस्था अच्छी है, कंसंट्रेशन अच्छा है, भगवान की भक्ति अच्छी है और ये सारी चीजें आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। भाग्य का सुख थोड़ा कम मिल रहा है तो बजरंगबली की पूजा करेंगे, ग्रंथ दान करेंगे, वेद पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दान देंगे और साथ ही साथ गायों की सेवा करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई कमी ना हो इस वजह से सूर्य की उपासना करेंगे, आदित्य हृदय का पाठ करेंगे। साथ ही साथ अगर हम इच्छा पूर्ति की बात करेंगे तो वो हमारे होंगे, लेकिन प्राप्त होने के बाद जब हम वापस उसे समाज को देने चलते हैं तो हमारा मन थोड़ा रुक जाता है। तो हम न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता संकल्पे विनियोगस्य इस प्रत्यर्थ में बचा। दान करने से धन और धर्म दोनों की वृद्धि होती है। धर्म करने से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भक्ति में मन लगाने की आवश्यकता है। पूजा पाठ करें, भगवान के नामों का स्मरण करें, अपना संबंध नित्य उनसे जोड़ते रहें। सोते समय, जागने समय स्वतः उनसे संबंध अपना जोड़ के रखें। अपने घर की सफाई खुद से करें, वास्तु देवता इससे प्रसन्न होंगे। बाहर निकलते समय एक घी का दीपक जलाकर बाहर निकलें। बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें। इससे चतुर्थ भाव में जो नीच के गुरु बैठे हैं उनका बल समाप्त होगा। साथ ही साथ ये कुंडली कभी भी किसी को ऋण न दे। अपने जन्म स्थान के निकट या उस जन्म स्थान से थोड़ी बहुत दूरी पे जाकर के व्यक्ति कोई भी कारोबार कर सकता है। स्वास्थ्य हमें सावधान रहना होगा। कब कब मैं ये बता देता हूं आपको। सावधान रहना होगा राहु, केतु और चंद्रमा की दशा में आपको सावधान रहना होगा। मतलब इस दौरान हमारे स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। उपासना पूजा पाठ के लिए गुरु और शनि की दशा 100% बहुत अच्छी रहेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भवन भूमि वाहन से संबंधित निर्णय गुरु, शुक्र और साथ ही साथ सूर्य की दशा के में अंतर प्रत्यंतर में व्यक्ति को मिल जाएगा। माता पिता को लेकर के हमें सावधान होना होगा। मंगल, शुक्र और राहु की दशा में हमें माता और पिता को लेकर के सावधान होना होगा। शुक्र बुध संतान के सुख को बढ़ाएंगे, सूर्य भी संतान के सुख को बढ़ाएंगे, गुरु और केतु संतान के प्रभावों को कमजोर कर सकते हैं। मतलब हमें इन दशाओं में हमें अपने स्वास्थ्य और अपने मतलब संतान के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य मेहनत करवा के धन देंगे, जबकि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा आपके जीवन को 1,00,000% ये कुंडली कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करेगी। कभी भी ये कुंडली भयंकर कष्ट को प्राप्त नहीं करेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। और ये अपने ग्रंथों के बल पे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये सारे के सारे इस स्थिति में अपनी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जहां व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, सर्वोत्तम गति से आगे बढ़ते रहता है। और इस बात को आप विश्वास के साथ स्वीकार कर लीजिए। आपकी कमजोरी होगी कि आप इस पे संदेह करेंगे। ग्रहों के बल के आधार पर अगर बात करता हूं तो सूर्य को बल देना होगा। नियमित दिनचर्या का पालन करिए। सफेद चंदन शिव जी को अर्पित करिए। बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें 12 बार। गणेश जी को दूध अर्पित करें। साथ ही साथ वो आपके भाग्येश हैं, इस वजह से चतुर्थी का व्रत भी कर सकते हैं। गुरु को ठीक करने के लिए गुरु दीक्षा लीजिए। किसी गुरु से मंत्र लेकर के उसको अपना गुरु बनाइए और मंत्र जप किया करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जठराग्नि कमजोर ना हो, इस वजह से भोजन देख दाख करके करें।
उसके बाद राहु और केतु भी आपकी कुंडली में 100% अच्छा परिणाम और शुभ परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं डिग्री के हिसाब से। साथ ही साथ जन्म कुंडली में शनिदेव भी लगभग आपकी कुंडली में लाभ की स्थिति ही बना रहे हैं। अंक आपकी कुंडली के लिए 5 और 8 बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र श्रवण, पुष्य, आर्द्रा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं, जबकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दान करना उत्तम रहेगा। दिन आपके लिए शुक्र, शनि और बुधवार अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से करें, शत्रुता कर्क, धनु और मेष वालों से ना करें। धन कमाने के लिए आपको कहीं भी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घर के निकट भी रह करके। कफ इस कुंडली का बिगड़ा हुआ है, इस वजह से शीत जनित बीमारियां इस कुंडली को परेशान करेंगी। यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो राहु से संपर्क में है। अष्टमेश राहु के संपर्क में व्यक्ति की चिंताएं बढ़ाते हैं और कई बार नाभि के नीचे लिंग मूल और घुटने आदि के दर्द को और उधर से परेशानी देने का काम करते हैं। इस कुंडली के दशमांश चक्र में सबसे अच्छी बात यहां बनी है। उसके बाद गुरु और चंद्रमा का एक साथ एक दूसरे को देखना। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का द्विद्वादश में बैठना, व्यक्ति समझदार थोड़ा कम होता है, उस दशा काल में गलत निर्णय लेता है। सूर्य राहु और केतु के संपर्क में है, इस वजह से पत्नी को पेट से संबंधित समस्या सूर्य और केतु की दशा में हो सकती है। बुध और राहु व्यक्ति को संतति का सुख दे जाते हैं, जबकि यहाँ पे शुक्र और शनि विवाह को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं। क्लियर है? अब तो कुछ छूटता नहीं है जो मैं बताऊं। दशाओं पे चर्चा करता हूं और चंद्रमा से संबंधित संबंधों की चर्चा कर देता हूं। अब बात करते हैं चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में कहां बैठे तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो चंद्रमा बैठे हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। यहां से द्वितीय घर के गुरु व्यक्ति को सुंदर मानसिकता का बनाते हैं, मतलब एक अच्छा नेचर देते हैं, वाणी अच्छी देते हैं, शिक्षा अच्छी देते हैं। चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। चंद्रमा से 7वें घर के शनि व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेने वाला भी बनाते हैं और कभी कभी व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति से उसका परिचय करा जाते हैं। चंद्रमा से सप्तम स्थान के केतु धार्मिक बनाते हैं। चंद्रमा से अष्टम स्थान के बुध व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। चंद्रमा से अष्टम घर के सूर्य व्यक्ति को अपनी बुद्धि का, अपनी मति का और अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल करने वाला बनाते हैं। जबकि चंद्रमा से 9 घर आगे शुक्रदेव व्यक्ति को भाग्यशाली, सुंदर, मतिमान, गहराई से विचारों को रखने वाला और मंथन करने वाला बनाते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं। अब जरा ध्यान से देखें तो कुंडली अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। इसमें अगर दशाओं की चर्चा करेंगे तो 2033 के दिसंबर में गुरु में राहु आएंगे जो थोड़ी बहुत संशय करेंगे पैदा, मतलब स्वास्थ्य को या परेशानी देंगे। उसके बाद शनि में आलस्य बढ़ेगा। शनि में केतु में मित्रता शत्रुता में बदलेगी, रिश्तेदारी टूटने की स्थिति में चली जाएगी। शनि की दशा में राहु, शनि की दशा में गुरु और शनि की दशा में मंगल, ये दशाएं कमजोर रहेंगी। मतलब मंगल, राहु और गुरु की दशा जो 2048 के बाद आएगी वो व्यक्ति को परेशान करने वाली दशा होगी और उस दौरान कष्ट बढ़ेगा। बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ आदि, इस कुंडली को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।